हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज की क्लास में आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए आज आपने लंच में 2 रोटी खाई थी, तो क्या वो दोनों रोटी एज इट इज अभी तक आपके अंदर वैसी की वैसी है या वो किसी अदर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है? देखिए, आप लोगों में से कुछ बच्चे ये आंसर देंगे कि अब वो जो रोटी है वो डाइजेस्ट हो चुकी हैं, कुछ ये कहेंगे कि हमें उससे एनर्जी मिल चुकी है। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि वो डाइजेस्ट हो चुकी हैं, तो डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है? या जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी पहले यहां जहां पे वो रोटी आपने कहा कि भाई डाइजेस्ट हुई, यहां डाइजेस्ट हुई, तो क्या वो एनर्जी यहां सारी पहले कलेक्ट हुई, उसके बाद में पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई की गई, या फिर जो रोटी थी वो रोटी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई की गई और फिर उससे एनर्जी मिली? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे जितने भी डाउट्स हैं, उन सबको आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। आज की क्लास हमारी पूरी इसी चीज के ऊपर फोकस रहेगी। उसमें मोस्ट हमारा जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमारे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग हमारे लिए क्या होता है? ह्यूमंस, क्योंकि हम खुद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो भी फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, एक्चुअली डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उस फूड के साथ में क्या होता है और किस तरीके से वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट स्टडी कर लिया था। उसमें हमने ये अच्छे से स्टडी किया था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। पर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? एक बहुत ही पॉपुलर मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, अब तो काफी टाइम हो गया पर फिर भी काफी पॉपुलर थी, तो हो सकता है आप लोगों ने देखी हो। कोई मिल गया। उस मूवी में एक एलियन था जादू। जब वो धूप के नीचे खड़ा होता था और वो इस तरीके से बोलता था धूप, तो उसको उससे एनर्जी मिलती थी। अब सपोज कीजिए कि आप भी धूप के अंदर ऐसे जाके खड़े हो जाएं और आप भी उसी तरीके से उसकी तरह से डिक्टेट करें धूप, तो क्या उससे आपको एनर्जी मिलेगी? द आंसर इज ए बिग नो। सनबर्न भले ही मिल जाए, एनर्जी आपको नहीं मिल सकती। तो हमें एनर्जी किस तरीके से मिलेगी, उसके लिए देखिए बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके नेम पर ही। नेम क्या है? हेटरोट्रॉफिक। जो वर्ड हेट्रो है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो इसके नेम से ही क्लियर होता है कि ये वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो इसकी यही होगी कि ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे डिपेंड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की कि हेटरोट्रॉफिक जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें देखिए क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो यहां मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, यहां से आप स्टडी कर लिएगा। वही जो बात जो मैंने आपको बताई कि रॉ मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको ऑटोट्रॉफिक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप जो इसका है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो अपना फूड कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में एज ए होल वो अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर हम क्या करते हैं, फूड को खा लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता रहता है। और हम नहीं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जिनका बॉडी डिजाइन है, वो यही वाला मेथड काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, फूड उनके स्टमक वगैरह में जाता है और वहां पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात है, सभी तो ऐसा ही करते हैं। देखिए, सब के सब ऐसा नहीं करते, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें अदर मेथड्स भी लागू होती हैं, वो हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिजम्स टेक इन सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू देयर बॉडीज एंड डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब इट। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अंदर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे ह्यूमंस, अमीबा, लायंस एंड काउस। देन द अनदर वन सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि
वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डीकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल आपने बारिश के दिनों में कई बार देखा होगा कि जो काऊ डंग वगैरह या कोई मान लीजिए वुड पड़ी है वेस्ट, उसके ऊपर कई बार मशरूम ग्रो हो जाते हैं, वाइल्ड मशरूम्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रेड मोल्ड्स हैं, यीस्ट हैं, ये सब क्या करते हैं कि ये पहले फूड को अंदर ले फिर उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। कभी आपने देखा है मशरूम के अंदर स्टोमक होता है क्या? नहीं होता। तो उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये मेथड होता है कि वो फूड को बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं। वो जो भी फूड उनके पास में अवेलेबल होता है उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूसेस डाल देते हैं, उससे वो फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो उसे बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए ये इससे जस्ट अपोजिट हुआ, होलोजोइक मोड से बिल्कुल अलग हो गया ये। होलोजोइक में क्या होता है, पहले फूड को अंदर लिया जाता है कॉम्प्लेक्स को, फिर उसे डाइजेस्ट किया जाता है। यहां क्या होता है, बॉडी से बाहर पहले डाइजेस्ट कर दिया जाता है, पहले उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। नंबर थर्ड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करता है उसे तो हम नाम देते हैं पैरासाइट, और जिसकी बॉडी के ऊपर ये सर्वाइव करता है उसे हम नाम देते हैं होस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया जो कॉज करता है वो कहां, हमारी बॉडी के अंदर, वो ब्लड के अंदर रहता है। वो वहां क्या करता है, देखिए डिजीज तो उसका एक साइड इफेक्ट है, उसका मेन जो एम है वो हमारे अंदर डिजीज करना नहीं होता, वो तो एक पैरासाइट है। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में ब्लड से न्यूट्रिशन लेने के लिए वहां गया है। ठीक है, और इसी तरीके के लाइस हैं, टिक्स हैं, इसके अलावा अमरबेल, कैस्कुटा, आपने कई बार देखा होगा अमरबेल कैस्कुटा नाम से जो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो क्लोरोफिल नहीं होने से वो अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो दूसरे प्लांट से वो अपना फूड जो है वो सक करती है। तो ये इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि पैरासाइट जो होते हैं वो फूड गेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, उसे किल नहीं करते, उसे किल करने के बाद उससे वो अपना फूड गेन करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसकी हमने बात की उसके 3 टाइप्स हैं ये, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स की हमने पहले ये बात कर ली कि एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें कैपेबल नहीं होते कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकें, इसके लिए वो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। अब वो जो डिपेंड करते हैं तो अपना फूड किस तरीके से लेते हैं, किन से लेते हैं, इसके बेसिस पे भी हम उन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। जो होलोजोइक एनिमल्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम किसमें, होलोजोइक के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, और अभी हमारा जो सिलेबस है वो इतना ही है कि हमें हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, अपनी फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हेर्बिवोर्स, बहुत अच्छे से आप छोटी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। हेर्बिवोर्स कौन से होते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं वो हो गए हेर्बिवोर्स। एग्जांपल है काऊ, डियर, रैबिट, ये सब है। इसके अलावा और भी बहुत हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं कि ये कभी भी प्लांट मटेरियल जो उसको यूज नहीं करते, दे डिपेंड ऑन फ्लैश, दैट मींस अदर एनिमल्स को वो किल करते हैं और फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करके उससे अपना फूड वो गेन करते हैं। तो ये हो गए टाइगर, लायन, हॉक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये कभी भी क्या प्लांट मटेरियल वगैरह को यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, अब यहां एक बात आप ध्यान दीजिए कि ये जो हेर्बिवोरस हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह उनके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। कार्निवोरस हैं वो डिपेंड तो उसी पे करते हैं ऑटोट्रॉफिक के ऊपर, पर डायरेक्टली नहीं करते। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, लेकिन हेर्बिवोरस प्लांट्स को यूज करते हैं और कार्निवोरस हेर्बिवोरस को यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये भी कार्निवोरस भी किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक के ऊपर ही। पर हां, ये दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, पैरासाइट जो है वो अदर एनिमल्स को किल नहीं करते। ये डिफरेंस है दोनों में, फूड तो दोनों ही दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 इसके अंदर आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट मिल जाए तो भी ओके और एनिमल प्रोडक्ट मिल जाए तो भी ओके। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस देखिए प्लांट के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो सब यूज करते ही हैं,
साथ ही साथ उनको एनिमल्स के अंदर जैसे फ्लैश, मीट, फिश, ये सारी चीजें भी, एग्स, वो सब यूज करते हैं, तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा क्रो है, बियर है, ये सब किस में आएंगे? ओमनिवोर्स में, क्योंकि वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरीज होगी किसकी? होलोजोइक एनिमल्स की। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन के हमें स्टेप्स पढ़ने हैं, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपसे पूछ ली तो आप क्या लिखेंगे? अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है तो आप ये कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सबसे सिंपल और इजी डेफिनेशन है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आपको क्या करना है? फूड को अंदर लेना है और उसे यूटिलाइज करना है। इसके अंदर 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है फूड को यूज करने वाली, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 इसका स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। बॉडी के अंदर पहुंचाना, सिंपली फूड को ईट करना, फूड को खाना, उसको बॉडी के अंदर पहुंचाना, ये सब आ जाता है किसमें? इंजेशन में। तो इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। नंबर 2 डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, डाइजेशन वर्ड जो है हम पता नहीं दिन में कितनी बार यूज में लेते होंगे, पर क्या एक्चुअली रियल में आपको पता है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डाइजेशन के अंदर, क्या करते हैं हम? ज्यादा मैं जब स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि भाई डाइजेशन का मतलब बताओ मुझे, क्या होता है डाइजेशन? सर, हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं डाइजेशन। और ज्यादा कि भाई नहीं बताओ होता क्या इसके अंदर? सर, होता क्या है? हम खाने को पचा लेते हैं, बस खाना पच जाता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। अरे भाई, खाना पच जाता है, उसका मतलब क्या है? क्या हुआ खाने के साथ? क्या हुआ ऐसा जो आपने कहा कि उसका डाइजेशन हो गया? देखिए, मैं बताता हूं एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है। उसके लिए बोर्ड की हेल्प लेते हैं हम। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि सारी सेल्स से बनी हुई है, और बॉडी के हर पार्ट के अंदर सेल्स हैं। सेल्स हमारे हेड के अंदर भी हैं, हमारे हैंड्स के अंदर भी हैं, लेग्स के अंदर भी हैं, हर जगह सेल्स हैं। उन हर एक सेल को हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से करता है, बॉडी का फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है कि हर एक सेल जो है उसे फूड की सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, फूड वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद उस फूड का आगे की प्रोसेसिंग होगी, उससे एनर्जी वगैरह आपको कहां मिलेगी? हर सेल को अलग अलग मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे डाइजेशन यहां हुआ तो यही सारी एनर्जी बन गई और एनर्जी फिर बॉडी को सप्लाई की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है कि सबसे पहले फूड जो है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, बॉडी की हर सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हर सेल के अंदर पहुंचने के बाद वहां उसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, उसमें रेस्पिरेशन वगैरह काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, पर यहां आप इतना समझिए, इतना अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि हर सेल के अंदर फूड पहुंचता है। ठीक है, अब वो सेल के अंदर कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जो फूड हमने बात की कि हम खाते हैं, वो फूड तो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल काम में लेते हैं, तो कंडीशन ये बन जाती है, देखिए, कि जो हमारा फूड मटेरियल है उसकी कंडीशन तो है ये, जैसे ये हमारा फूड मटेरियल है, और हमारी सेल्स हैं वो है ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है फूड मटेरियल और सेल्स का साइज होता है बहुत छोटा। अब आपको फूड को पहुंचाना है इसके अंदर, क्या पहुंचा सकते हैं? ये इसके अंदर कैसे जाएगा भाई? नहीं जा सकता। देखो, मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, मैं आपको एज ए सिंपल, बिल्कुल सिंपल थिंकिंग जो है उसमें आपके दिमाग में बात बैठ जाए, उसके लिए सिंपल वे में सिर्फ एक डायग्राम से शो कर रहा हूं कि ये इसके अंदर नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं? फूड को, इसको फिर ब्रेक करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये मान लीजिए इसके अंदर कुछ फिजिकल मेथड से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर डिवाइड हुआ, फिर इसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है अलग अलग मेथड से, और फिर इसके बाद हमारे अंदर केमिकल जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उससे फूड को इस फॉर्म में ला दिया जाता है। इससे क्या होगा कि ये फूड जो है अब इसके अंदर एंटर हो सकता है, सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब इसका साइज ये हो गया। तो ये वाली जो प्रोसेस है कि फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते जाओ, ये होता है डाइजेशन। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे जो फूड है वो सेल्स के अंदर जा सके। तो इसलिए डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन एंटर इनटू आवर सेल्स, कि वो उससे हमारी सेल्स के अंदर एंटर हो सके। ऐसी जो प्रोसेसिंग होती है फूड को, वो पूरी प्रोसेस डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन के अंदर ये होता है, हम जानते नहीं है, हम बोलते हैं कि डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है भाई? हमने फूड को बिल्कुल सिंपल से, और जितने सिंपल सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो सकता है उसमें कर लिया, वो प्रोसेस होती है डाइजेशन। ठीक है, इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि
पहले ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वाटर के अंदर, बाद में इनको इस तरीके से करने के बाद सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर फिर सेल्स के अंदर एंटर करेंगे। चलिए बात करते हैं वापस अपनी पीडीएफ में चलते हैं। देखिए डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये मैं आपको बता चुका, अब ये डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। देखिए ये सारी चीजें मैंने सिंपल वे में आपको लिख के दे रखी हैं, आपको टाइम दूंगा अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कभी भी जब भी आपको ये क्लास रिवाइज करनी हो तो पूरा वीडियो देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये लाइंस वापस स्टडी कीजिए, पूरा वीडियो एज इट इज आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा, पूरी क्लास, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, नंबर थर्ड स्टेप। नंबर वन स्टेप क्या था कि फूड को आपने बॉडी के अंदर पहुंचाया, वो हो गया इंजेशन। उसके बाद आपने फूड को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया, वो हो गया डाइजेशन। उसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम और साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि अभी हमने बात की कि भाई फूड है वो हर सेल तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? क्योंकि फूड तो यहां डाइजेस्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम अभी 10th क्लास के अंदर हम इतना तो जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो यहां है, तो फूड यहां डाइजेस्ट हुआ, तो यहां डाइजेस्ट होने के बाद हर सेल तक कैसे पहुंचेगा? हेड तक कैसे पहुंचेगा? लेग्स तक कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचाने का जो फंक्शन परफॉर्म करता है कौन करता है? ब्लड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम पूरे ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लड वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके लिए ब्लड को क्या करना पड़ेगा कि ब्लड को उस फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम से उस फूड को कौन करता है? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये वाली जो प्रोसेस होती है ब्लड के एब्जॉर्प्शन करने की, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए उसके बाद में ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया और टारगेट सेल तक पहुंचा दिया। अब वो टारगेट सेल क्या करेगी? टारगेट सेल को एक बार फूड मिल गया तो वो उसको किसी भी काम में ले सकती है, वो चाहे उसको एनर्जी लेने के लिए काम में ले, या फिर उससे कोई नया सब्सटेंस बनाए लाइक प्रोटीन वगैरह, या फिर हमारी कोई सेल डैमेज है उसको रिपेयर करने में काम में ले, किसी भी काम में आ सकता है। ये जो काम में आने की प्रोसेस है इसको नाम देते हैं हम असिमिलेशन। ये नंबर फोर्थ स्टेप, इस न्यूट्रिशन का फोर्थ स्टेप आ गया असिमिलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, इट इज कॉल्ड असिमिलेशन, ठीक है। और नंबर लास्ट जो फिफ्थ है वो है इजेशन। इजेशन का मतलब कि आपने फूड मटेरियल को जितना यूज में लेना था ले लिया, बाद में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे बच जाते हैं जो सब्सटेंसेस बॉडी के लिए काम में नहीं आ सकते, वो बॉडी के लिए ना सिर्फ वेस्ट हैं, हार्मफुल भी हैं, वो बॉडी को हार्म करेंगे, तो उन सब्सटेंसेस को क्या करना पड़ेगा? बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो बॉडी से बाहर निकालने वाली प्रोसेस होती है वो होती है इजेशन, द रिमूवल ऑफ undigested and unabsorbed food material from the body is called egestion, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया कि हमने स्टेप्स पढ़ लिए न्यूट्रिशन के। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन, धीरे धीरे हम एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स के अंदर हम हमारी बात करेंगे ह्यूमंस की, ठीक है। हो सकता है ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये थोड़ा लंबा हो जाए, पर इस क्लास को हम बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये टॉपिक दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए थोड़ी लंबी भी अगर आपको क्लास देखनी पड़े तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल क्लास रहेगी आपके लिए। एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में चलता जाएगा ना तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उसमें भी दो में हम बात करेंगे, अमीबा में और पैरामीशियम में। पहले अमीबा की बात करते हैं। अमीबा आप जानते हैं क्या होता है? अमीबा एक सिंगल सेल का सिंपल सा ऑर्गेनिजम्स होता है जो फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स वगैरह में, लेक्स वगैरह में सर्वाइव करता है, ठीक है। अब वहां वो क्या करता है, छोटे छोटे जो उसको प्लांट मटेरियल वगैरह अवेलेबल होते हैं उनको खा के वो सर्वाइव करता है, ठीक है। अब वो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करता है उसके बारे में बात करें, बोर्ड पे मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूं इसका। देखिए अमीबा की खास बात ये होती है कि उसका जो बॉडी शेप है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। उसका बॉडी शेप किसी भी तरीके से चेंज होता रहता है। ये इसका न्यूक्लियस, ये चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अपने आसपास कोई भी फूड मटेरियल दिखाई दिया, ये अमीबा को अपने पास में कोई फूड मटेरियल दिखाई दिया है, तो क्या होगा, अमीबा इसकी तरफ मूव करेगा और अपनी जो स्किन के प्रोजेक्शंस बनाएगा, ठीक है। इसकी स्किन प्रोजेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है दोनों तरफ से, ठीक है। तो अगले स्टेप के अंदर
ये फूड मटेरियल है। अमीबा क्या करता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से स्किन से बाहर निकालता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस। तो एक तरीके से इसने इसको धीरे धीरे चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ये थोड़ा इसके अंदर आता है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये इन्हें हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। ये है स्यूडोपोडिया, दोनों ही। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या यूज करते हैं, क्या यूज आते हैं अमीबा के, एक तो मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जब इसको मूवमेंट करना होता है तो ये इनसे करता है, और नंबर 2 ये फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर एंगल्फ करने में काम में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो स्किन के प्रोजेक्शन इसके बाहर आए हैं, ये स्किन के प्रोजेक्शंस आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या कंडीशन बनेगी कि ये जो फूड मटेरियल है वो थोड़े से वाटर के साथ इस तरीके से ये यहां से इस तरीके से इसने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। देखो ये दोनों यहां से मिक्स हो गए, थोड़े से वाटर के साथ में ये जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर पहुंच गया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसे हम नाम देते हैं फूड वैक्यूल। ये होता है फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा क्या करता है कि अपना जो साइटोप्लाज्म है उसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको इसके अंदर डाल देता है। तो ये क्या करेंगे, ये इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेंगे। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे उन्हें ये साइटोप्लाज्म या इसका जो ये मटेरियल है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी का जो सब्सटेंस बचता है, वेस्ट मटेरियल, वो वापस ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल वापस सरफेस के ऊपर आती है। किसी भी जगह से सरफेस के किसी भी पार्ट से रप्चर होते ही ये बाहर निकल जाता है, तो वेस्ट मटेरियल वापस वाटर के अंदर ही निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर डाइजेशन की ये प्रोसेस होती है, और जो इससे यूजफुल मटेरियल मिले इसको इसकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। तो अमीबा का देखिए ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहां सारा। ठीक है, डायग्राम में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये सब कुछ अमीबा का यहां एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो आप इनको चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे उसी की हेल्प से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, पैरामीशियम है तो देखो सिंगल सेल का ही, अमीबा भी सिंगल सेल्ड है और पैरामीशियम भी सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। पर यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि अमीबा जो है उसकी बॉडी शेप फिक्स नहीं होती, और वो बॉडी के किसी भी पार्ट से, स्किन के किसी भी पार्ट से वो फूड को अंदर ले सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसकी बॉडी की शेप फिक्स है, और इसका जो वो वाला पार्ट जहां से फूड को अंदर लेगा, दैट मीन्स इट्स माउथ, इसका जो माउथ है वो फिक्स होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन हेयर लाइक जो ये प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम नाम देते हैं सीलिया। तो ये जो सीलिया है ये भी दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक इसकी मूवमेंट और दूसरा कि अगर इसके आसपास कोई भी किसी भी तरह का फूड मटेरियल वगैरह आ गया तो ये सीलिया क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल को पुश करते हैं। किस तरफ, इसके माउथ की तरफ। ये यहां इसका मान लीजिए माउथ है, तो फूड को अंदर लेना है तो उसके लिए ये सीलिया जो है, कहीं भी आसपास इसको फूड दिखाई देगा तो ये उसके पास जाएंगे और उसे धीरे धीरे पुश करेंगे किस साइड, इसके माउथ की तरफ, और वहां माउथ से इसको अंदर ले लिया जाता है। तो ये पैरामीशियम के अंदर सिंपल मेथड दी हुई है। तो ये बात होगी हमारी न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, अब हमारा जो फोकस आएगा वो आएगा ह्यूमंस के ऊपर। पर पहले उससे मैं आपको ये बता दूं कि ये अमीबा वाला जो मैंने आपको पार्ट एक्सप्लेन किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर मतलब एक अल्टरनेट ईयर में अमीबा का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर, तो अमीबा वाला छोड़ना मत, बहुत ध्यान से उसको स्टडी कर लेना विद डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए किस तरीके से वर्क करता है कि ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में होता है, एक लंबी सारी ट्यूब या पाइप आप कह सकते हैं वो होता है। वो कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, ह्यूमंस के माउथ से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली अलग अलग ऑर्गन्स बनाता हुआ और एनस पे खत्म होता है।
ठीक है, यहां से यहां तक ये कंटिन्यूसली लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में है। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इसका अदर नेम है गट। कई बार हम बोलते हैं ना गट फीलिंग हो रही है मुझे, तो ये गट जो है वो क्या है, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। कहां से कहां तक होती है, माउथ से लेकर एनस तक। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। एक तो इसके ऑर्गन जो ये खुद बनाता है, ठीक है, जैसे बात करें हम कि माउथ है, माउथ से नीचे आते, जब माउथ से आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक, स्टोमक जुड़ा हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और कुछ इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हैं, एक तो है लिवर, पेंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एसोसिएटेड 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बात हम करेंगे इस हमारे एलिमेंट्री कैनाल पूरी के अंदर कि फूड का डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बताया हुआ है ह्यूमंस possess a highly specialized and complex organ system called alimentary canal along with associated digestive glands। ठीक है, कहां से, माउथ से एनस तक होता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके अंदर फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सबसे जो फर्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा आता है, माउथ। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है माउथ। माउथ के अंदर देखिए 3 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग और नंबर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं आप जानते हैं, फूड को बाइट करने का और ग्राइंड करने का। तो ये एक तरीके से फिजिकल डाइजेशन हो गया। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन 2 तरीके से होगा, एक होगा फिजिकल डाइजेशन जिसमें फूड को सिर्फ ब्रेक किया जाता है, और दूसरा होगा केमिकल डाइजेशन, उसमें केमिकल्स उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसे सिंपल सिंपल छोटे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो पहले फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन माउथ के अंदर होता है, टीथ करते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को बाइट करते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं अच्छे से। ठीक है, नंबर सेकंड जो ऑर्गन है वो टंग है। टंग से पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये एक लिक्विड बनाती हैं जिस लिक्विड को हम नाम देते हैं सलाइवा। हिंदी में हम बोलते हैं लार। लार मतलब हमारे माउथ के अंदर जो पानी हम बोलते हैं कि खाना देख के मुंह के अंदर पानी आ गया, वो क्या है, वो हमारी लार है, सलाइवा, और वो सलाइवरी ग्लैंड से बनती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि सलाइवा बनाती हैं, तो ये सलाइवा ये फूड के साथ मिक्स होती है। ये जब फूड के साथ मिक्स होगी तो एक तो फूड सॉफ्ट होता जाएगा, ठीक है, जिससे हम आगे की जो प्रोसेसिंग है वो हो पाएगी। एक दिन जो ड्राई फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर आगे इस एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ये उसको सॉफ्ट बनाता है, उसे वेट करने का काम करता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। देखिए डाइजेशन का जितना जो पूरा का पूरा वर्क है वो पूरा का पूरा एंजाइम्स का ही खेल है। ठीक है, यहीं से फंक्शन परफॉर्म करने स्टार्ट कर जाते हैं अपने एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में होता है इसलिए सलाइवरी, और नाम है AMY एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स वगैरह हैं जो भी फूड बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, पर स्टार्च हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो भी स्टार्च फूड के अंदर प्रेजेंट है उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज इनमें कन्वर्ट करने का फंक्शन किसका होता है, सलाइवरी एमाइलेज का होता है। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसको सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज की एक बात और बता दूं आपको कि इसका एक अदर नेम और होता है, बहुत कम ये देखने को मिलता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। कहीं कोई पूछ ले या फिर आपके एग्जाम के अंदर कहीं अदर नेम से आ जाए तो आप कहेंगे सर ने हमें बताया ही नहीं था कि ये भी होता है क्या। ये कोई अलग एंजाइम नहीं है, टाइलिन।
PTYLIN, इसमें P साइलेंट होता है, टाइलिन इसे हम डिक्टेट करते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज का ये अदर नेम है टाइलिन। अब ये हमने पढ़ लिया कि भाई ये स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां रह गया टंग। टंग का क्या फंक्शन है? टंग फूड को इस सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे जैसे टीथ हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं तो सलाइवा बनती जाती है, और इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना पड़ेगा। ये मिक्स करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है टंग। तो पहली बात सलाइवा को फूड से मिक्स करने का। नंबर 2, बोलने का काम, स्पीकिंग। पर ये डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? स्पीक करने का काम डाइजेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दो फंक्शन हो गए, एक तो सलाइवा से उसको मिक्स करने का, नंबर 2 फूड को टेस्ट करने का। क्योंकि आपको पता है कि टंग है जो उसके ऊपर ही जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिससे हमें फूड किस तरीके का है उसका टेस्ट जो है वो कौन पता करता है? टंग पता करती है। तो देखिए माउथ के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं फूड के साथ, वो हमने स्टडी कर लिए। तो कहने का मतलब कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? चलिए अब आगे बात करें। माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? माउथ के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस ये देखिए, ये माउथ के अंदर हमने स्टडी कर लिया किस तरीके से होता है डाइजेशन। उसके बाद में ये ईसोफेगस, ये जो पाइप है इसका अदर नेम होता है फूड पाइप। ईसोफेगस का अदर नेम क्या है? फूड पाइप। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है? फूड को हमारे माउथ से लेकर नीचे इसके जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है स्टोमक। तो फूड को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने का इसका फंक्शन रहता है। पर यहां पे एक चीज आपके और समझने की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए मैं कोई किसी तरह का फूड जो है उसे खा रहा हूं। अब जिस टाइम मैं इस तरीके से खड़ा होकर कोई भी चीज खाता हूं तो नेचुरली फूड जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। पर मान लीजिए खाना खाने के बाद हम क्या खड़े रह के वेट करते हैं कि अब हमारा खाना जो है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए? नहीं, हम वेट थोड़ी करते हैं इस तरीके से। खाना खाने के बाद हम बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस टाइम फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे कैसे मूव करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना कि पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फूड आगे ही चलता रहता है, कभी भी वापस नहीं आता। मान लीजिए मैं अपनी बॉडी को उल्टा कर लूं, शीर्षासन जो होता है योगा के अंदर, अगर मैं उस टाइप से करूं तो फूड के नीचे आ जाएगा वापस? नहीं, हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके अंदर इस तरह का जो सिस्टम किया हुआ है कि फूड जो है वो हमेशा आगे मूव करेगा। आगे मूव कैसे करेगा? सपोज कीजिए कि ये एक पाइप है, सॉरी आप सपोज कीजिए ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर ये एक मार्बल है, ठीक है? कांच का मार्बल तो छोटे बच्चे खेलते हैं, पाइप के अंदर आपने डाल दिया। अब इसको आगे मूव करवाना है तो देखिए पाइप को अगर आप यहां से प्रेस करेंगे तो इसको पुश लगेगा, ठीक है? उसी टाइम आगे का हिस्सा थोड़ा सा खुल जाए तो ये इजीली आगे मूव कर जाएगा। फिर जिस जगह पे ये आ गया, मान लीजिए ये यहां आ गया, यहां आने के बाद आप इस जगह को पुश कीजिए तो इससे क्या होगा? ये और आगे जाएगा। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें इस तरीके की रिदमिक मूवमेंट चलती रहती है उसकी वॉल्स के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती हैं, पूरी वॉल के अंदर इस तरीके से रिदमिक जो मूवमेंट है वो चलती रहती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी फूड है उस फूड को आगे पुश मिलता है। तो इस तरह की जो रिदमिक जो मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट? इंटेस्टाइन की वॉल्स की। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टल्सिस। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है। तो ये याद रखिएगा, व्हाट इज पेरिस्टल्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा अभी हमारे नोट्स के अंदर। देखिए मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं इसके अंदर, इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर लंबी होने का हमें फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है? तो ईसोफेगस हम क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद फूड अब कहां आ गया? ईसोफेगस से फूड आता है अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है स्टोमक। स्टोमक के अंदर क्या होता है? स्टोमक के अंदर देखिए स्टोमक के अंदर जो भी स्टोमक की वॉल्स होती हैं वो वॉल्स गैस्ट्रिक जूसेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कंपोनेंट होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है।
पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज की बात की थी। सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल जो ग्लूकोज है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक ऐसे ही पेप्सिन जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है किसको? प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब पेप्सिन की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पेप्सिन अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब मीडियम उसको एसिडिक मिले। चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब पेप्सिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए यहां पे एक सेकंड कंपोनेंट और बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या दो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टमक, कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो नंबर 1 इसका फंक्शन है कि एक तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, कि भाई पेप्सिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके एसिडिक मीडियम के अंदर, उसलिए वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तो नंबर 1 फंक्शन ये हो गया। नंबर 2 फंक्शन इसका ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि अगर किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स वगैरह फूड के साथ यहां तक पहुंच गए हैं, स्टमक तक पहुंच गए हैं, तो उनको वहां किल करना जरूरी है, नहीं तो वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करेंगे। तो उनको किल करने का जो फंक्शन होता है फूड के साथ किसी भी तरह के अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स वगैरह वहां पहुंच गए तो उनको किल करने का फंक्शन परफॉर्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके हो गए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है तो ये देखो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, बिकॉज आप जानते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, नेचर के अंदर ये कोरोड करने वाले होते हैं। तो हमने भी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है एसिड्स के बारे में कि वो स्किन को बर्न कर देते हैं। तो अब हमारी बॉडी के अंदर खुद बन रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये क्या कि जब ये स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अंदर से जलन लग रही है, हमें एसिडिटी हो गई। कई बार बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी क्या होती है, कहां से आया एसिड? वो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टोमक की वॉल से क्रिएट हो रहा है, जो गैस्ट्रिक जूसेस बन रहे हैं उनके अंदर है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इस तरीके से बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और ये ज्यादा क्या स्किन अगर ज्यादा बन भी गया तो ये वहां पे हमारे अल्सर वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इसके एक्शन से। तो यहां पे एक थर्ड कंपोनेंट और आ गया, वो है म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारी वॉल्स को कवर कर लेता है, स्टोमक की इनर जो वॉल्स हैं उसको कवर कर लेता है, जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कांटेक्ट में आएगा, किसके? स्किन के कांटेक्ट में ना आकर किसके साथ आएगा? म्यूकस के साथ। देखिए ये सपोज कीजिए इनर वॉल है, ठीक है, जे शेप का होता है हमारा स्टोमक जो है, उसका शेप कैसा होता है? जे शेप का ऑर्गन है। अब इसके अंदर मान लीजिए यहां अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो इसको क्या करेगा? ये इसको बर्न करेगा। बर्न करेगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इसको इनर वॉल को कवर कर लेता है। तो अब एसिड किसके कांटेक्ट में आ रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, वो म्यूकस के कांटेक्ट में आ रहा है। म्यूकस ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो बर्न करने का, जो कोरोड करने का जो फंक्शन है उसको रोकता है, ठीक है, और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है उसके एसिडिक फंक्शन से। तो ये फंक्शन हो गया म्यूकस का। हाँ, कभी कभार क्या होता है हम ज्यादा स्पाइसी फूड यूज कर लेते हैं तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज्यादा बन जाता है, फिर हमें म्यूकस भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तब हमें लगता है कि हमें अंदर से बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इसके लिए हमें फिर एसिडिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा फंक्शन किसका? स्टोमक का। तो स्टोमक के अंदर ये तीनों जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो यहां पर फूड क्या हो गया? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया, पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है। अब ये फूड अब आएगा नेक्स्ट ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल।
हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट यही है, एंड इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो भी यही होगा, कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन है वो भी कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस तरीके से होता है देखिए, देखते हैं। यहां हम बात करें, सबका अलग अलग बता रखा है, देखो फंक्शन, ये सब मैं आपको टाइम दूंगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टीथ का, टंग का, सलाइवरी, एमाइलेज वगैरह, इसोफेगस, स्टोमक। स्टोमक का देखिए ये तीनों बता रखे हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, सब कुछ रेडीमेड आपको दे रखा है, आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। अब आ गए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने बता दिया, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहां होगा और एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, तो ज्यादातर जो फंक्शन है यही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए कि इसमें दो जगह से, दो अलग अलग एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड दो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनके सीक्रेशंस भी कहां आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। उसमें पहला जो है ग्लैंड वो है लीवर। पहली ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? ये सारी चीजें एक एक पॉइंट वाइज याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ दो अलग अलग ऑर्गन्स का पूछ के आपको एक बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में भी फ्रेम किया जा सकता है। तो पहली बात करें हम, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से सीक्रेशंस आते हैं। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, ठीक है। तो बाइल बनता कहां है? लीवर के अंदर, और ये स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल बन गया, स्टोर होगा कहां? गॉल ब्लैडर। बाइल बनता लीवर से है, स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, थोड़ा थोड़ा रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल को क्या करना होता है? बाइल दो फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए हमने स्टडी किया कि स्टोमक से जो फूड आ रहा है वो फूड किस टाइप का है, उसका मीडियम कैसा था? एसिडिक मीडियम। पर अभी आगे के जो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो एसिडिक मीडियम में नहीं कर सकते, अब वो करते हैं एल्कलाइन। अभी पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह हम स्टडी करेंगे, पैंक्रियास से आएंगे पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकते, उनको चाहिए होता है एल्कलाइन मीडियम। तो फूड का मीडियम चेंज करना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम कर दिया था, उसे अब एल्कलाइन करना पड़ेगा। ये फंक्शन परफॉर्म करता है बाइल। तो बाइल नंबर 1 कि जो फूड का मीडियम एसिडिक था उस एसिडिक मीडियम को इसने कर दिया कैसा? एल्कलाइन। एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का फंक्शन। नंबर 2 कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड यूज करते हैं उस फूड में सबसे ज्यादा जो टफ डाइजेशन करने के लिए पार्ट होता है वो होता है क्या? फैट्स। फैट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबी लंबी चेन होती है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए पहले और थोड़े सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो नंबर 2 कि बाइल जो है वो करता है इमल्सिफाई फैट्स। फैट्स का इमल्सिफिकेशन ये कौन करता है? ये भी बाइल करता है, ठीक है। तो लीवर, सबसे पहले बात की हमने कि फूड आ गया, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहां आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद पहली बात लीवर के सीक्रेशंस। लीवर याद रखिएगा, लीवर हमारे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये उससे एसोसिएटेड एक ग्लैंड है, ठीक है। ये अपने सीक्रेशंस बनाती हैं, उस सीक्रेशंस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बाइल। बाइल पहले स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दो फंक्शन परफॉर्म करता है कि पीछे से जो फूड आ रहा है वो फूड एसिडिक मीडियम का है, उसे अब कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्कलाइन मीडियम में, ये फंक्शन परफॉर्म करता है बाइल। नंबर 2 कि जो फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो उनको इमल्सिफाई करने का, मतलब उनको थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? बाइल करता है। तो नंबर 1 हो गया लीवर का फंक्शन। उसके बाद हम बात करें
नंबर 2 ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या है कि पेंक्रियाज बनाता है पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस ये आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इस पेंक्रियाटिक जूस में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। जैसे पेंक्रियाज का है इसलिए पेंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज पढ़ा था ना आपने, बताइए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाटिक एमाइलेज। वहां सलाइवा से था इसलिए सलाइवरी एमाइलेज, यहां पेंक्रियाज से है इसलिए पेंक्रियाटिक एमाइलेज। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नंबर 2 इसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सॉरी, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ट्रिप्सिन करता है। नंबर 3 यहां पे होता है लाइपेज। जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम है लाइपेज का। ये फंक्शन अपना करता है फैट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं वहां से भी इंटेस्टाइनल जूसेस बनते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी इंटेस्टाइनल जूसेस बनाती हैं। उसमें और एंजाइम होते हैं, उसमें और एंजाइम होते हैं। तो ये सारे एंजाइम मिलके और फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद क्या क्या बनता है देखिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टार्च वगैरह वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल ग्लूकोज वगैरह में। कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम एंड प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं। किसके एंड प्रोडक्ट्स? फूड के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे बने ग्लूकोज। नंबर 2 प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के डाइजेशन से, प्रोटीन का जो डाइजेशन का एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो बनते हैं एमिनो एसिड्स। याद रखिएगा ये सब। उसके बाद प्रोटीन के बाद फैट्स। फैट्स जब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो लास्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैट्स के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट कौन है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये सारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का। डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट बन गए, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज बन गया, एमिनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गए। ठीक है, अब क्या होना है? अब होना है इनका एब्जॉर्प्शन। ब्लड इनको एब्जॉर्ब करेगा। कहां से करेगा? इंटेस्टाइन की वॉल से करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही करेगा। उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर खूब सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, देखिए ये इस तरीके के फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ये क्यों होते हैं भाई? ये 2 फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 तो है कि ये फूड की स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर फूड का डाइजेशन भी होना है और फूड को एब्जॉर्ब भी करना है। पर अगर इतना टाइम मिल पाएगा क्या कि डाइजेशन भी हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी हो जाए? क्योंकि टाइम तो लगता ही है प्रोसेसिंग में। तो ये क्या इतनी देर में फूड यहां से निकल नहीं जाए, इसके लिए एक तो ये फूड की स्पीड को कम कर देते हैं थोड़ा। नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है वो क्या है? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, पहले तो ये समझ लिए इनका नाम क्या है। इनका नाम है विली। तो ये विली क्या करते हैं? ये फूड का एब्जॉर्प्शन करना है, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको बताऊं। एक सिंपल सी बात है कि भाई यहां से यहां तक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, टोटल कितना? 15 सेंटीमीटर से हो रहा है सरफेस एरिया। सॉरी, टोटल 15 सेंटीमीटर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सरफेस एरिया मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है। अब यहां देखिए, यहां अगर इस तरीके की शेप है तो यहां से यहां तक 5 हो गया, यहां से यहां तक फिर 5 हो गया, यहां से यहां तक फिर 5 हो गया। तो जाने कितनी बार 5 है? तो सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विली वर्क करते हैं
और ये क्या करते हैं, विली के अंदर ब्लड वेसल्स, इनका नेटवर्क होता है। विली के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो क्या करेगा, वो जो भी यहां पे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और रवाना हो जाएगा टारगेट सेल्स की तरफ। तो इस तरीके से जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसे आगे पूरी बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। तो यहां हो गया फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। अब उसके बाद जो बचा हुआ लेफ्ट और जो मटेरियल है सारा का सारा कहां जाएगा, अब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और विली होते हैं, पर वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन तो पूरा हो चुका, फूड एब्जॉर्ब भी हो गया, अब ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाटर वहां पे प्रेजेंट है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर वहां पे प्रेजेंट है फूड के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसके अंदर वाटर भी तो खूब सारा है अभी, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करते हैं, क्योंकि वाटर का लॉस भी इतना बॉडी से नहीं होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा वाटर उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो होता है एनस। वो क्या करता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसके लिए एनल स्फिंक्टर मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन सी, एनल स्फिंक्टर मसल्स। तो ये सारा आपको यहां पे कंप्लीट होता है ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस। तो ये यहां हमारी कंप्लीट होती है आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने पूरा ह्यूमंस वगैरह का सारा सिस्टम, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पूरा कंप्लीट हमने आज की क्लास के अंदर ही कर लिया। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पर इस क्लास को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते तो मेरे हिसाब से ये इनके दोनों के बीच में ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम उसकी बात करें तो ये जो नोट्स है बहुत काम आएंगे आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़े दिनों में हम वो भी करेंगे स्टार्ट कि भाई एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाए, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। पर अभी तो आप इनसे ही काम चलाइए। पहले आप सबसे पहले यहां एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, उसके बाद इसका आप ले सकते हैं। वैसे तो ये हर्बीवोर्स कार्निवोर्स कोई अलग से चीज नहीं है, जानते हैं आप। ये 5 स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। यस, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। यहां ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है अमीबा वाले डाइजेशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा का आता रहता है एग्जाम्स के अंदर। ये पैरामीशियम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यस, अब लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। यहां अलग अलग ऑर्गन्स का बताया हुआ है। सबसे पहले माउथ का बताया हुआ है, ईसोफेगस का बताया हुआ है। उसके बाद यहां इधर स्टोमक स्टार्ट हो जाता है। स्टोमक वाले पार्ट का ले लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है सारी चीज बताई हुई है यहां पे। एक स्क्रीनशॉट यहां ले लो। चलिए ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, एक स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको पढ़ने में मजा आया है, ये सब्जेक्ट सच में समझ में आया है, ये टॉपिक आपको सच में समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस इस तरीके की यहाँ पे रेगुलर चलती रहेंगी। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।